हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, यानी कि ईवीएस के लिए ये सेशन है जो पेपर वन में पूछा जाता है। उत्तराखंड टेट के लिए स्पेशली ये सेशन है। यूपी टेट एंड सुपर टेट में भी ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस सेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं। भाई ईवीएस का ये मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में ईवीएस का पेपर वन का, तो वहां मैंने ये टॉपिक को आपके लिए सिलेबस से लेके आया हूं मैं। क्लास नंबर वन है, इसी तरीके से डेली क्लास होगी उत्तराखंड टेट 2021 और यूपी टेट के लिए डेली क्लास होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बेल आइकन जो हम प्रेस करते हैं, जरूर प्रेस करें इस बेल आइकन को, क्योंकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। क्लास नंबर वन है उत्तराखंड टेट और यूपी टेट के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास थिंग्स वी मेक एंड डू। थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा ये, और मेक श्योर कि आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं बच के जाने वाला है। आज के जो ये टॉपिक है हमारे पास पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, मिश्रण और पृथक्करण की तकनीक, तरल और ठोस पृथक्करण तकनीक। भाई आपको इतनी इजी लैंग्वेज में आज मैं समझाने वाला हूँ, तो आप कहोगे कि यार ये क्लास ऑसम गई है। और कमेंट डाउन करना जरूर से कि अगर आपको समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करके जाना। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। टेलीग्राम पर भाई फॉलो करना जरूर, क्योंकि यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन रहता है टेलीग्राम के लिए। तो ये टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ज्वाइन कर लेना, शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू। तो टॉपिक की तरफ अब हम आ गए हैं। तो देखो यहाँ हम जो स्टडी करेंगे, क्लास नंबर वन जो फोकस कर रही है उसमें हम लोग स्टडी करने वाले थिंग्स वी डू, चीजें जो हम करते हैं, है ना। तो ये ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उत्तराखंड टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। तो पहला टॉपिक निकल के आता है पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब ये क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। मेक श्योर आगे इतने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने इसमें डाले, इतने अच्छे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है कि आप कहोगे कि यार मजा आ गया क्लास में। तो जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं अभी, वो पदार्थ कहलाती हैं। तो पदार्थ दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि दो पार्ट्स में पदार्थ बोले तो इंग्लिश में जिसको मैटर बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। और स्किप करने की जरूरत नहीं है वीडियो को, क्योंकि आगे जो मैंने नोट्स इंक्लूड किए हैं इंग्लिश के भी किए हैं और हिंदी के भी किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो मैटर आपको समझ में आ गया, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया है, तो वो क्या कहलाता है, एक मैटर कहलाता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो क्या कहला रहा है, वो पदार्थ। अब इसको हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, दो आधार पर। पहले क्या है हमारे पास, भौतिक, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल, और दूसरा क्या है हमारे पास, केमिकल, है ना। तो फिजिकल वर्गीकरण भी देखेंगे इनका, और केमिकल वर्गीकरण। केमिकल बोले तो रासायनिक वर्गीकरण, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको बताया था कि पहला टॉपिक हमारे पास पदार्थ है, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास भौतिक वर्गीकरण, और तीसरा टॉपिक है हमारे पास रासायनिक वर्गीकरण। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो मिश्रण होता है उसको हम किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड और ठोस को पृथक करने की कौन कौन सी टेक्निक है। भाई यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत ईजी टर्म्स रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो वापस आते हैं, तो फिजिकल और केमिकल जो चीजें हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स आता है वो होता है ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। ठीक है। अब सॉलिड क्या होते हैं, पदार्थ का वह रूप जिसका आकार और आयतन निश्चित रहता है। उदाहरण के लिए पुस्तक, सेल फोन, ईंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक आदि। अब देखो भाई, आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखो, ईवीएस की हम बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेट करते हुए चलेंगे। जहां भी आप इस समय बैठे हैं वहां पर ऑब्जर्व करिए कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, जो क्या कर रहा है, जिसका आकार जो है निश्चित है, यानी कि जो इसका शेप है वो डेफिनेट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो सारे के सारे आपके सॉलिड्स हैं, है ना। उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप उसमें फोर्स भी लगाएंगे, बल भी लगाएंगे, तो भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। इस उन्हीं पदार्थों को हम क्या बोल रहे हैं, ठोस पदार्थ बोल रहे हैं, सॉलिड बोल रहे हैं। बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं आगे द्रव्य पर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड्स। ठीक है। अब लिक्विड्स क्या होते हैं, पदार्थ का वह रूप। पदार्थ क्या होता है भाई, जिसमें द्रव्यमान होता है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान है ना, और जो स्थान घेरती है, वो क्या कहला रही है, पदार्थ कहला रही है। तो जिसका निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लिक्विड्स की बात कर रहे हैं भाई, तो लिक्विड्स में क्या होता है, द्रव्यमान जो होगा इनका
वो निश्चित होगा यानी कि डेफिनिट होगा, लेकिन इनका शेप जो है वो इनडेफिनिट होता है यानी कि अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए भाई जैसे पानी हो गया हमारे पास, रस हो गया, ऑयल हो गया, तो जो भी लिक्विड्स फॉर्म तरल जिसको हम बोलते हैं, तरल पदार्थ जिनको बोलते हैं यानी कि लिक्विड मैटर्स, तो इनमें क्या होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम इनका निश्चित होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है कि जिस भी आकार में इनको डाला जाता है ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी आकार को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास द्रव्य। बात करते हैं आगे गैस की। अब गैस क्या होती है, ये पदार्थ का वो रूप होते हैं यानी कि मैटर का वो फॉर्म होता है जिसका आकार या आयतन दोनों ही पूर्व निर्धारित नहीं होते। भाई देखो, सॉलिड में दोनों की दोनों चीजें जो हैं निर्धारित होती हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों, शेप और वॉल्यूम दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, राइट। द्रव्य यानी कि जो लिक्विड्स होती है उनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो उनके शेप होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं। और गैस में क्या होता है, गैस में आकार यानी कि शेप और आयतन यानी कि वॉल्यूम दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं यानी कि पूर्व पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। तो ये हुई हमारी मैटर की बात। मैटर को हमने फिजिकल गुणों के आधार पर, भौतिक प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। यहाँ इसकी समरी देखते हैं। ये हुआ हमारे पास मैटर, और मैटर को हमने ये इनकी क्या है, फिजिकल स्टेट्स है हमारी, भौतिक प्रॉपर्टीज है। पहला आ गया यहाँ पर सॉलिड्स, दूसरा आ गया यहाँ पर हमारे पास लिक्विड्स, और थर्ड वन इज दैट इज गैस। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल फीचर्स, जिसके बारे में बात कर रहा था। इंग्लिश की भी ये कन्वर्जन है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया हमारे पास सॉलिड, सेकंड हुआ लिक्विड, और थर्ड हुआ हमारे पास गैस। वही चीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो भाई, अभी फिजिकल के आधार पर 3 तरीके के थे, और अब हमारे पास आ गए केमिकल, केमिकल फॉर्म पर बात आ गई है अब। तो इसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ईवीएस में क्वेश्चन आता है, साइंस में भी इवन क्वेश्चन बनता है। यहाँ से यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, उत्तराखंड टेट जो होने वाला है, टारगेट हम मैक्सिमम उसे कर रहे हैं। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई एलिमेंट्स। तो अब यहाँ से देख लो एलिमेंट्स। अभी इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे इंटरेस्टिंग वे में। पदार्थ जो समान प्रकार के तत्वों से बना होता है, जिसके आगे धातु या अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, तत्व को कैसे समझे हम, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो मैटर जो समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक जैसे तत्व यानी कि एलिमेंट्स जिससे मिलकर, यानी कि जो बेसिक चीज होती है उससे मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं भाई, हमारे पास तत्व कहलाते हैं। और तत्वों को आगे जो क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला धातु में, धातु जिसको हम बोलते हैं मेटल्स में, और दूसरा नॉन मेटल्स में, है ना। तो ये बात हुई एलिमेंट्स की। तो देखो, एलिमेंट्स को आप यहां समझ सकते हो कि एलिमेंट्स बेसिकली है क्या। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। पहले यहाँ 2 टर्म्स लिखी हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हमने किसकी बात की है, हमने बात की है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट सपोज हमारे पास क्या है, हीलियम एक एलिमेंट्स है ना। अब एलिमेंट की परिभाषा, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि ऐसी चीज, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही तरह के अणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बात क्लियर हुई। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही तरह के अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हीलियम है, एक ही पदार्थ के, एक ही तरीके के इसमें क्या है, अणु है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन में क्या है भाई, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो मिलके क्या बना, O2 बना। लेकिन इसमें एटम्स कैसे हैं, यानी कि अणु कैसे हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन के हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तत्व बोल रहे हैं। बात क्लियर हुई। कोई भी कमेंट हो, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही हो, आप समझ में ना आ रहा हो, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको रिवाइज करके क्लियर कर देंगे। बात क्लियर हो गई। तो पीछे चलते हैं। तो ये हुआ हमारे पास तत्व। अब तत्व को 2 भागों में डिवाइड किया हमने। पहला क्या बोल रहे हैं हम, धातु, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, अधातु। अब देखो, धातु क्या होती है, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं। तो पदार्थ जिस नवीन रूप से तैयार करने, पॉलिश करने, टूटने फूटने पर एक चमक उत्पन्न करती है तथा विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। उदाहरण के लिए लोहा। मेटल क्या हो गया भाई, मेटल का सबसे बड़ा एक एग्जांपल है जो आयरन होता है, लोहा होता है, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, है ना। तो धातुएं कैसी होती हैं, लचीली होती हैं और तन्य होती हैं। पारे को छोड़कर धातुएं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो पारा होता है हमारे पास, यानी कि मरकरी जो होती है,
तो मरकरी क्या हो गई यहाँ पर, मरकरी हो गई हमारे पास मेटल, और मेटल किस फॉर्म में हो गया है, लिक्विड फॉर्म में हो गया। बात क्लियर हो गई। बाकी सारे जितनी भी हमारे पास धातुएं, जितनी मेटल्स हैं, वो कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म क्या होता है, पीछे डिस्कस कर लिया। लिक्विड फॉर्म क्या होता है, पीछे बता दिया है। बात क्लियर हो गई। आगे आगे हमारे पास अधातु, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन मेटल। तो अधातुओं में क्या होता है, लचीलापन होता है, तन्यता होती है, चमक भी होती है, यानी कि शाइनिंग सरफेस होता है। बस इनकी क्या होती है धातुओं में, इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व इसमें जो है कम होता है। ठीक है। धातुओं में क्या होता है भाई, देखो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में क्या है भाई, जिनका घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होती है, इनका गलनांक और क्वथनांक बिंदु भी कम होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर जो है हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। ओके, एलिमेंट्स की बात हो रही है ना यहाँ पर। कार्बन क्या है, ये भी हमारे पास नॉन मेटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो मेटल्स में हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, पारे को छोड़कर। और अधातुओं में गलनांक यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, घनत्व भी इनका कम होता है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सल्फर और कार्बन जो है धातुओं के एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हुआ हमारा पूरा पूरा एलिमेंट्स के बारे में। तो रासायनिक गुणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला ही प्रकार अभी हमने डिस्कस किया है, जो है हमारे पास एलिमेंट्स, यानी कि जो तत्व है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है। इसके बाद जो है, देखो यहाँ आप समझ सकते हो इंग्लिश में कि केमिकल फीचर्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया। एलिमेंट क्या है, एक मैटर है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक समान अणुओं से मिलकर जो बना होता है वो एलिमेंट कहलाता है। और इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल। तो ये आपका रिवीजन हो गया है यहाँ पर इंग्लिश के फॉर्म में। अब आगे आता है हमारे पास तीसरा, सेकंड पार्ट किस चीज का है भाई, केमिकल। क्या कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। कैसा वर्गीकरण है ये, रासायनिक वर्गीकरण। किस चीज का है, मैटर का, है ना। तो यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। अब देखो, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है, और इसका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, यानी कि 2 मेटल्स को एक निश्चित अनुमान यानी कि एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करके एक जब नया हमारे पास एक रासायनिक सूत्र मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, एक कंपाउंड कहलाता है। तो अब आप ध्यान रखना, यौगिक क्या है, 2 मेटल्स को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उनका संयोजन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या फिर जल H2O। तो देखो H2O में क्या है, 2 यौगिक है, कौन से, देखो 2 है हाइड्रोजन प्लस एक क्या है इसमें, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 क्या हो गए हमारे पास, तत्व हो गए। ये क्या है, एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे परिभाषित किया था हमने, जिसमें समान अणु होते हैं। और यहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन का 1 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं। तो हमने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, तो एक नया जो यौगिक बन के आया, नया कंपाउंड जो बना है, वो क्या है हमारे पास, H2O। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कंपाउंड यहाँ से समझते हैं इस फिगर से। कंपाउंड की ये है हमारे पास कंपाउंड, जैसे H2O के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक यौगिक ये अलग हो गया, सॉरी एक तत्व हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा तत्व हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इन 2 अलग अलग तत्वों को हमने कंबाइन कर दिया, कंटेन्स 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स, राइट। तो क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है H2O। और अगर एलिमेंट की बात की जाती है हमारे पास, तो एलिमेंट में क्या होता है भाई, एलिमेंट में भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग है, हीलियम का ये अलग है, यानी कि सेपरेट फॉर्म में होते हैं। तो एलिमेंट्स हो गया। अब सपोज इनको कंबाइन अगर हमने फॉर्म कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास कंपाउंड्स। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्सचर। हाँ भाई, मिक्सचर सभी को पता है, सभी ने इस चीज का इस्तेमाल किया होगा। ये 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि 2 एलिमेंट्स को या तो कंबाइन कर लो, या फिर 2 यौगिकों को, यानी कि 2 कंपाउंड्स को। अब देखो दोनों चीजें अलग हैं। अगर 2 कंपाउंड को कर रहे हो तो उसमें क्या है, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं। और 2 तत्वों को कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गए भाई, वो हो गए सेपरेट फॉर्म में। और कंपाउंड क्या क्या होता है, जो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है, वो हमारे पास यौगिक है। और एलिमेंट्स को अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, वो सेपरेट फॉर्म हो गई। तो एक अनिश्चित अनुपात में मिलाना है।
तो क्या बन जाता है हमारे पास, मिश्रण बन जाता है। तो इसको अगर हम मिश्रण को हमें अलग करना होता है तो इसके लिए सेपरेशन की एक विधि होती है, जैसे उदाहरण के लिए मृदा, महासागरीय जल, सीमेंट, धुआं, ये सब क्या है, एक मिक्सचर है भाई। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिश्र धातु, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ओके, तो धातु या अन्य किसी तत्व का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि मेटल के साथ में किसी भी कोई अन्य एलिमेंट को अगर हम मिक्स कर दे रहे हैं, किसी अन्य तत्व को मिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, मिश्र धातु मिल जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं एलॉय। जैसे 22 कैरेट सोना या फिर इस्पात। अब 22 कैरेट सोना मतलब, तो आप कहते हैं ना सोना खरीदने जाते हैं 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है, तो जितने, जैसे सपोज 22 कैरेट का सोना है तो वो प्योर नहीं है ना, उसमें दूसरा भी एलिमेंट मिलाया गया है, तो वो क्या बन जाएगा, इसलिए सोना क्या है, मिश्र धातु। ओके, और इस्पात यानी कि लोहा। बात क्लियर हुई। तो ये हम हुआ हमारे पास एलॉय। तो ये केमिकल फॉर्म में हमने, यानी कि केमिकली हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो 4 पार्ट्स में किया था। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, कंपाउंड्स हो गया, मिक्सचर हो गया, एलॉय। तो एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 22 कैरेट ऑफ गोल्ड एंड स्टील। तो मिक्सचर क्या हो गया भाई, मिक्सचर में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड यानी कि यौगिक हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मिक्सचर। बढ़ते हैं आगे। अब आती है हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण विधियां। तो अलग अलग विधियां हम यूज करते हैं पृथक करने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं मिक्सचर जो होते हैं, यानी कि जो मिश्रण होते हैं, तो मिश्रण को पृथक करने की अलग अलग विधियां होती हैं। अब वो विधि हम देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ईवीएस में अगर बात करें तो यहां से टर्म्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो यार, स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है आगे, और 10 मिनट में आगे बहुत सारी चीजें फिनिश कर दूंगा। तो सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें सॉलिड कंपोनेंट्स को, यानी कि जो ठोस यौगिक हैं, है ना, जो ठोस हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको अगर हमें अलग करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो पहली विधि जो होती है वो होती है मैनुअल विधि। दूसरी विधि क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। तो देखो, मैनुअल सेपरेशन में क्या किया जाता है कि हम किसी भी चीज को अपने हाथों से अलग कर रहे हैं, जैसे जो कॉन्क्रीट होता है ना। अब कॉन्क्रीट में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, कॉन्क्रीट में देखो सीमेंट भी होता है ना, सैंड भी होती है जिसको हम रेत बोलते हैं, और एग्रीगेट्स भी होते हैं। एग्रीगेट्स मतलब जो रोड़े होते हैं। तो अगर हमें इस मिक्सचर में, इस सपोज ये एक ड्राई मिक्सचर है, इसमें से एग्रीगेट अलग करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों से यहाँ मोटे मोटे जो रोड़े हैं उसको इस मिक्सचर से अलग कर देंगे, तो वो क्या कहला रहा है हमारे पास, मैनुअल सेपरेशन। अब आती है हमारे पास थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होती है, यूज फॉर सेपरेटिंग एडिबल पार्ट्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हस्क। तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई गांव में जब हम गेहूं लेके आते हैं तो गेहूं को जो पृथक करने की विधि होती है उसके पेड़ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, तो ये देखो, एक होती है हमारे पास ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल फॉर्म। तो यहाँ मशीन के द्वारा गेहूं को पृथक किया जा रहा है, ये मशीन के द्वारा गेहूं को उसके प्लांट से, उसके पौधे से पृथक किया जा रहा है। और यहाँ क्या है, मैनुअल प्रोसेस है पृथक करने का, जिसमें क्या है भाई, सभी लोग, एक ड्रम रखा है उस पे, इस जो पेड़ है हमारा, उससे हम इसको गेहूं को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये एक मैनुअल फॉर्म है और ये है हमारा मशीन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विनोइंग। तो ये क्या होता है, डन आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद में किया जाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं विनोइंग, है ना। अब ये कैसे किया जाता है, देखो, विनोइंग प्रोसेस करने की विधि देखो। जब हमारे पास गेहूं आ गया, पहले हमने गेहूं को प्लांट से वीट को सेपरेट करना जो है वो क्या कहला रहा है हमारे पास, थ्रेशिंग कहला रहा है। अब वीट को हम क्या है, फर्दर सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग हमें वीट को, की जो मोटा पार्टिकल है गेहूं का उसको अलग कर लेंगे, जो पतला है उसको अलग कर लेंगे। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी आपने देखा होगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सीविंग। अब सीविंग क्या होता है, छानना। इन दिस टेक्निक ए फाइन नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेशन लाइक फ्लोर। भाई जैसे आटा छानने की छन्नी होती है, तो उसमें क्या होता है, और बारीक सेपरेशन करना होता है हमें किसी भी चीज का, तो हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण किसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट इज यूज फॉर सेपरेशन
एंड आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एटसेट्रा कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक्स। अब देखो मैग्नेटिक जो सेपरेशन होता है इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो चुंबक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या है एलिमेंट्स हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर सीविंग प्रोसेस आपका ये है, जैसे छलनी छानने से आटा छानते हैं, और मैग्नेटिक प्रोसेस ये है। तो यहाँ क्या होता है भाई, देखो पाउडर्ड फॉर्म है, इसमें अलग अलग तरीके के मेटल्स हो सकते हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये एक बेल्ट है, ये एक पुली है, और ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो इस बेल्ट पर ये सारे मेटल जाएंगे, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेट वाले पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे इधर की तरफ, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेट सेपरेशन। बात क्लियर हो गई है। तो ये थी हमारे पास पृथक्करण विधियां, जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तत्वों को, है ना, यौगिकों को सेपरेट कर सकते हैं, ठोस अवस्था वाले किसके जो सॉलिड फॉर्म में है उनको हम पृथक कर सकते हैं, जिसमें पहली विधि है बीनना, दूसरी विधि है फटकारना, तीसरी विधि है ओसाइज, और चौथी विधि है छानना, और लास्ट विधि आती है हमारी चुंबकीय पृथक्करण। तो मैंने सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है ठोस और द्रव्य पृथक्करण विधियां। ये और भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ईवीएस के लिए, यू टेट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। तो भाई इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। जो ये ठोस और द्रव्य की जो पृथक्करण विधि है ना, जो सेपरेशन विधि है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो आप साधन जो जिसको हम बोलते हैं, आप साधन क्या होता है, आप साधन होता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ठोस और द्रव्य यानी कि सॉलिड और लिक्विड, इनको अगर आपस में ये दोनों चीजें मिक्स हैं तो इनको सेपरेट हम कैसे करेंगे। पहला आता है हमारे पास आप साधन यानी कि सेडिमेंटेशन। इस विधि के तहत ठोस कण युक्त जल बर्तन की निचली सतह पर एकत्र होने लगता है। ठोस कणों को नीचे एकत्र होना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या देखा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होता है यहां समझते हैं भाई। ये है हमारे पास सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, ये एक मिक्सचर है, और इसमें क्या है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। देखो कुछ वाटर है और कुछ क्या है सॉलिड फॉर्म है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे जो जितनी भी इनसॉल्युबल जो अघुलनशील इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, बीकर में नीचे आ जाती हैं, और क्लीन वाटर हमारा ऊपर हो जाता है। तो जो क्लीन वाटर है वो क्या है लिक्विड है यहाँ पर, और जो इम्प्योरिटीज हैं ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास निस्तारण। निस्तारण विधि जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिकेंटेशन। तो यह विधि आप साधन की बात की जाती है, यानी कि जो डिकेंटेशन प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद की जाती है। इस विधि का उपयोग अविलेय द्रव्य पदार्थ के मिश्रण या ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रबलन। अब इसको इजी तरीके से समझते हैं। डिकेंटेशन क्या है भाई, ये है हमारे पास डिकेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो एक तरफ हमारे पास बीकर में क्या है क्लीन वाटर है, और दूसरी तरफ क्या है इम्प्योरिटीज हैं, और इसमें क्या है सेडिमेंट्स हैं। तो जब हमारे पास ये वाला जो मेथड है, देखो ये क्या है, ये वो है जो सॉलिड्स हैं, और ये क्या है लिक्विड्स है। तो अब इस प्रोसेस सेडिमेंटेशन के बाद ही हमारे पास डिकंटेशन आएगा। अब इस विधि में हम क्या करेंगे कि भाई ये जो लिक्विड वाला चीज थी इसको हम दूसरे बीकर में सेपरेट कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास क्लीन वाटर था इसको हम दूसरे बीकर में सेपरेट कर लेंगे, और नीचे जो रिमेनिंग सेडिमेंट रह जाएगा यानी कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, उसको हम पृथक करके सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो पूरी विधि है ये हमारी क्या कहलाती है, निस्तारांतरण कहलाती है ना। अविलेय और विलेय पदार्थ यानी कि इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास निस्पंदन। अब ये निस्पंदन क्या होता है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। निस्पंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, देखो इस विधि में द्रव से ठोस अविलेय को अलग करने के लिए एक जाल या फिल्टर लगाकर या फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। द्रव फिल्टर पेपर या नेट पर निकाला जाता है। देखो इजी लैंग्वेज में बता देता हूं कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसको पृथक करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कीप है, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया। अब हम जब ऊपर से सोल्यूशन को डाल रहे हैं तो एक सोल्यूशन जो हमारा इम्प्योर सोल्यूशन होगा वो रह जाएगा ऊपर, और जो प्योर सॉल्यूशन हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि छनकर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है सॉलिड रेसिड्यू है यानी कि जो ठोस लिक्विड
जो है वो हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया, और जो सॉलिड है वो हमारा कहाँ रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है। जैसे ठोस कण ऊपर रह जाते हैं और पानी वाले कण जो होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो एक बर्तन में एकत्र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप ये तीनों के तीनों प्रोसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास वाष्पीकरण प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, है ना। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस। इस विधि में क्या होता है, ठोस युक्त द्रव्य मिश्रण को गर्म किया जाता है ताकि द्रव वाष्पित हो जाए और ठोस कण शेष रह जाए। वेरी सिंपल प्रोसेस भाई। वाष्पीकरण में क्या होगा भाई, एक बीकर में हम क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यहाँ से बर्न करेंगे या गर्म करेंगे। तो गर्म होने पर जो लिक्विड है वो निकल जाता है और ठोस मटेरियल नीचे रिमेनिंग रह जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। अब आता है केंद्र प्रसारण, है ना, और उसके बाद आता है आसवन। तो पहले आसवन देख लेते हैं। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस, हमारे पास फिगर भी है सामने। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस विधि में ठोस और द्रव के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त वाष्प को अलग कर एक बर्तन में कर लिया जाता है और दोनों अवयव अलग हो जाते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है। बीकर में क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पार्टिकल हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद भाप बन रही है। भाप बनने के बाद एक बीकर में जा रही है। अब बीकर में जाने के बाद क्या हो रहा है, देखो जो वाष्प बनेगी हमारी, जो तो वो क्या होगी, कुछ तो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और कुछ रिलीज हो जाएगी। तो जो लिक्विड में आ रही है उसको हम एक बीकर में अलग कर लेते हैं, और जो इवेपोरेट हो जा रही है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ जो हमारे पास लिक्विड मिलेगा वो डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा, आसुत जल मिलेगा, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, और बाकी सॉलिड इम्प्योरिटीज, जो ठोस इम्प्योरिटीज हैं, वो इस बीकर में रह जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हमारे पास क्या बचा है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है ये है सेंट्रिफ्यूगेशन। अब सेंट्रिफ्यूगेशन में क्या होता है भाई, इस टेक्निक में जो है हम, जो मिक्सचर होता है, सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, उसको हम एक बीकर में डालकर उसको सर्कुलर फॉर्म में घुमाते हैं। ये देखो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में घुमाते हैं। तो क्या होता है कि जो लिक्विड के यानी कि जो द्रव के अणु होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, कि स्मॉल अलग हो जाते हैं, मीडियम साइज के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। कैसे हुआ, इसको बीकर में डालकर एक सर्कुलर फॉर्म में इसको घुमाया जाता है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। ये है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें हम आसुत जल मिलता है यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। और वाष्पीकरण में क्या होता है, सिंपल इवेपोरेट हो जाता है लिक्विड, और रिमेनिंग क्या रह जाता है, सॉलिड इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो ये हो गई पृथक्करण की विधियां, जिसमें हमने क्या किया है भाई, ठोस और लिक्विड को अलग किया है। अब आता है हमारे पास द्रव मिश्रण से द्रव्य को पृथक करना। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने की विधियां देखी थी। अब हम क्या देख रहे हैं, खाली लिक्विड को दूसरे लिक्विड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो विधियां आती है। पहली आती है कीप विधि द्वारा और दूसरी आती है आंशिक आसवन। इंपॉर्टेंट अगेन। तो देखो इसको यहाँ समझ लेते हैं भाई। इंग्लिश में ये है हमारे पास कि लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे कौन विधि के द्वारा, या फिर सेपरेट कर सकते हो आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के द्वारा। तो कौन कीप विधि क्या होती है भाई, देखो कीप विधि में, इस विधि में दो अवयवों यानी कि दो द्रव्य जो हैं, दो लिक्विड्स हैं, उनको अलग किया जाता है जो मिश्रण नहीं होते हैं। ठीक है। कीप में मौजूद तरल पदार्थ दोहरी परतों का निर्माण करते हैं और एक ऊपरी परत में दूसरे द्रव्य के नीचे परत में एकत्र हो जाते हैं। सिंपल फॉर्म में यहां समझते हैं कि भाई देखो यहां पर हमारे पास कीप लगा दिया गया है, दो मिक्सचर है हमारे पास, लिक्विड का ये एक मिक्सचर है, यहाँ पर एक कीप लगा दिया गया है, फिल्टर पेपर लगा दिया गया है यहाँ पर। यहाँ से हम लिक्विड डालेंगे तो फनल के थ्रू यानी कि कीप के थ्रू फिल्ट्रेट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है। और ये दोनों ही क्या है, लिक्विड्स हैं, ध्यान रखना दोनों के दोनों लिक्विड्स हैं। पहले वाली में क्या हो रहा था, एक में लिक्विड था एक में सॉलिड था, यहाँ लिक्विड है। तो भाई जो लिक्विड ऊपर रह जाता है वो कैसा लिक्विड होता है, वो थोड़ा थिक लिक्विड होता है, और नीचे जो लिक्विड आता है वो प्योर लिक्विड होता है। तो इस तरीके से हम इसको कीप विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। क्योंकि पृथक क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपस में मिक्स हो रखे हैं लेकिन एक दूसरे में घुलनशील नहीं है ये, इसलिए हमें इन्हें पृथक करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आंशिक आसवन, अगेन इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई, ये है हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमारे क्या बनता है, पेट्रोलियम निकलता है, यानी कि जो पेट्रोल हमें मिलता है वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से मिलता है। तो देखो जो कच्चा तेल होता है उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पर क्या होता है,
पहले निकलेगा हमारे पास फ्यूल यानी कि तेल निकलेगा जिसको, ठीक है, कुछ, और उसके बाद जब हम उसको और ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके बाद जो फ्यूल निकलता है वो होता है जेट फ्यूल। फिर और ज्यादा जब, देखो पहले हमने क्रूड ऑयल को गर्म किया, गर्म होने के बाद जो नीचे का जो मटेरियल होता है, गर्म होने के बाद एक मटेरियल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो निकल रहा है, वो हमारे पास सबसे प्योर फॉर्म में जो निकल रहा है वो है हमारे पास पेट्रोल। उसके बाद जो निकल रहा है जेट फ्यूल, और उसके बाद जो निकल रहा है फ्यूल ऑयल, और जो बिल्कुल बॉटम में बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं बिटुमिन। तो ये क्या है, ये पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये हॉट है, और ऊपर की तरफ क्या है, कूल है। तो क्रूड ऑयल को जब पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और ठंडा होने से पहले वो पेट्रोल में जाता है। आंशिक जब है यानी कि ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है तो वो जेट फ्यूल्स में जाएगा, और उसके बाद फ्यूल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास आंशिक आसवन, जिसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोल मिलता है हमें। और यहाँ पर क्या होता है, टू लिक्विड्स अलग होते हैं जो सेपरेशन कोन है, जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारे पास थिंग्स वी डू वाला एक पोर्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो यार सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर देना। प्रीवियस जितने भी सेशन हमने डिस्कस किए हैं उसका लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। सेशन को शेयर करना। मिलेंगे आपसे नई क्लास नंबर 2 के साथ में अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।